बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद रखते हो एकदम मस्त होंगे, झक्कास होंगे, क्योंकि दिशा में आपकी पलटन हमेशा होती है एकदम झक्कास। यहाँ पे हम आपकी रिवीजन सीरीज को लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें मात्र 30 मिनट्स में हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करा देंगे। जी हाँ, तो आज मैं दिशा कारिया आपके सामने बिजनेस सीरीज का चैप्टर नंबर 1, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ पे लेकर आई हूँ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले चीज ये समझना जरूरी होता है कि जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो मैनेजमेंट का एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में हम कहते हैं कि मैनेजमेंट is the art of getting things done from others। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है? तो मैनेजमेंट यहाँ पे काम करना नहीं होता है, बल्कि काम करवाना होता है। तो मैनेजर्स का मेन एम होता है कि जो भी कंपनी के गोल्स है, जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है, हम उसको अचीव करें। कैसे आप इसको अचीव करोगे? तो जो भी आपके एम्प्लॉयज है, आपकी टीम है, आप इनको डायरेक्ट करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे परफॉर्म करोगे और उनसे अपने काम को यहाँ पे करवा के लोगे। तो मैनेजर्स का मेन रोल होता है डिसीजन मेकिंग, दूसरों से काम करवा के लेना। बट जब भी मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट का मेन काम होता है गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, तो इसमें दो चीजें यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। क्या ऐड ऑन हो जाती है? तो जब भी आप दूसरों से काम करवाते हो तो इसमें दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक चीज जो जरूरी है वो है इफेक्टिवनेस, और दूसरी चीज जो जरूरी है वो है एफिशिएंसी। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या है एंड एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम को करते हो तो काम को समय से पूरा करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक टारगेट दिया गया है कि आपको 100 शर्ट्स यहाँ पे एक हफ्ते में बनाने हैं, तो एक हफ्ता उसका डेडलाइन है या उसका टाइम पीरियड है, तो 100 शर्ट्स बनाना जरूरी है और उसको टाइम के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर बनाना यहाँ पे जरूरी है। इफेक्टिवनेस कहता है कि कोई भी चीज को, कोई भी गोल को, कोई भी टारगेट को ऑन टाइम अचीव करना, समय से पूरा करना जरूरी है। इफेक्टिवनेस में टी आता है, तो टी मतलब टाइम, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद जब मैं सेकेंड कंसेप्ट की बात करती हूँ, जो कि है आपका यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप काम को करते हो, काम करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। अब रिसोर्सेज जितना आप सोच समझकर, संभाल कर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, उतना यहाँ पे कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट जितना कम होगा उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब कंपनी की इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कहता है कि कोई भी काम को अगर आप कर रहे हो तो उसमें जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, मिनिमम वेस्टेज करो, सो दैट आप उसी काम को मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम खर्चे में यहाँ पे कर सको और कंपनी का यहाँ पे फायदा बढ़ सके, या तो कंपनी लार्जर प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सके। तो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में काम को करना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में सी आता है, सी बोले तो कॉस्ट, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो मैनेजमेंट का काम है टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी। बट जब आप काम करा रहे हो तो वो काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो मैनेजमेंट क्या है हम एग्जैक्टली यहाँ पे समझ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है मैनेजमेंट को लेकर, उसके ऊपर हम जाते हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं फीचर्स, या तो आप इसको कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों वन एंड द सेम है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, या मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या कोई भी कंपनी में मैनेजर्स जो है उनका मेन काम क्या होता है? तो एज अ मैनेजर या एज अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, आपका मेन एम या मेन पर्पस होता है कंपनी जो भी गोल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करती है उनको अचीव करना।
अगर मैं गोल सेट कर देती हूँ कि मुझे मेरे कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसको 20% इस साल बढ़ाना है, गोल सेट करने से तो वो पूरे नहीं हो जाएंगे। टारगेट अगर आप सेट करते हो, गोल अगर आप सेट करते हो, वो गोल को पूरा करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है। तो मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि चीजों को इस तरीके से किया जाए, काम को इस तरीके से करवाया जाए कि कंपनी जो भी गोल्स एंड टारगेट्स यहाँ पे सेट करती है उसको हम मिलकर अचीव कर सके या तो पूरा कर सके। सेकेंड फीचर कहता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो ऑल परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो बेटा, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ये प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट मौजूद है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस है, वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सोल प्रोप्राइटर्स है, सोल ट्रेडर्स है, तो भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज है तो भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिजनेस में यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह मौजूद होना, राइट। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, सबसे पहले जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है, जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट, तो आप अलग अलग चीजों को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अगर मैं कहती हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो इसका एक पर्पस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटर से एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी बीमार व्यक्ति आते हैं, उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर एक स्कूल है तो स्कूल का पर्पस क्या है कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले और वो अच्छे नंबर से अपने एग्जाम में पास हो, राइट। तो हर एक बिजनेस का एक पर्पस होता है, कहीं पे पेशेंट्स को ट्रीट करना, कहीं पे बच्चों को एजुकेशन देना एंड सो ऑन। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हमारा जो भी पर्पस है, जैसे अगर मेरा एक स्कूल है और मैं स्कूल की मैनेजमेंट में पार्ट हूँ या उस मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, तो मेरा मैनेजमेंट का मेन एम होना चाहिए कि हमारे स्कूल में जो भी हमारा पर्पस है, बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, नॉलेज मिले, अच्छे से अच्छी उनकी पढ़ाई हो। ये पर्पस कैसे पूरा करना है, क्या करना है, कब करना है, इसके ऊपर मैं फोकस करूं। इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपके काम को, आपका जो भी पर्पस है, आपका बिजनेस जो भी करना चाहता है, उसको मैनेज करो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे जब मैं पीपल कहती हूँ तो ये आपके एक तरीके से एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल यहाँ पे क्या कहता है? आपका बिजनेस है, जाहिर सी बात है आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज होंगे। जैसे अगर आपकी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, पार्टनरशिप है तो हो सकता है कम एम्प्लॉयज हो। बट एम्प्लॉयज एक कंपनी या कोई भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि जब वो काम करते हैं तब जाकर कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पूरे हो पाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है ये एम्प्लॉयज को एक तरीके से मैनेज करना, उनका यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना, टाइम टू टाइम उनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनका सेटिस्फैक्शन देखना, उनका वेलफेयर देखना कि बाबा अच्छी लाइटिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो खुश है, सेटिस्फाइड है, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। उसके बाद जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस एक तरीके से आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या कहता है कि देखिए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेटेस्ट से हमारी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, हम बिस्किट्स का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे बिस्किट के लिए मैदा चाहिए, बटर चाहिए, शक्कर चाहिए, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहिए। आप ये रॉ मटेरियल लोगे, उससे आटा बनाओगे, बिस्किट्स के शेप दोगे, बेक करोगे, देन बिस्किट्स बनेगा। तो ये पूरा जो स्टेप वाइज आप सीक्वेंस फॉलो करते हो ना, रॉ मटेरियल आने से बिस्किट बनने तक, इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको सही तरीके से मैनेज करना, रॉ मटेरियल लाने से फाइनल प्रोडक्ट बनने तक इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना कि प्रोडक्शन में कोई रुकावट, कोई दिक्कत ना आए, चीजें सही तरीके से बने, स्टैंडर्ड क्वालिटी की बने, प्रॉपर क्वालिटी का आउटपुट बने, इन चीजों को मैनेज करना, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डिसीजंस ले रहे हो, मैनेजमेंट किस चीज का कर रहे हो उसके ऊपर डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। आगे जाते बेटा नेक्स्ट फीचर पे, जो कि कहता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। तो जब मैं कहती हूँ बेटा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्यों मैनेजमेंट को यहाँ पे कंटिन्यूअस कहा जाता है?
कोई भी कंपनी अगर गोल सेट करती है, वो गोल को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैनेजमेंट का मेन काम ही होता है टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे मान के चलो आपने कोई गोल्स या टारगेट सेट किया, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट की चीजें की, आपने वो गोल को अचीव किया, तो क्या काम खत्म हो जाएगा? नहीं। जैसे एक गोल अचीव होगा, आप नया गोल सेट करोगे, वापस मैनेजमेंट करोगे, वापस नया गोल सेट करोगे, वापस मैनेजमेंट करोगे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हर टाइम कंटिन्यूसली चलते रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत के 1 महीना मैनेजमेंट चाहिए, बाद में 10 महीना 11 महीना मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। नो, 365 डेज कंपनी में जब तक काम चल रहा होता है तब तक मैनेजमेंट की जरूरत यहाँ पे होती है। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अच्छा, मैं क्यों मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहती हूँ? क्या एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट करके कंपनी के गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव कर सकता है? जवाब है ना। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब सारे लोग मिलकर एक साथ टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी काम करेंगे, तब जाकर सभी लोग मिलकर यहाँ पे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ पे सभी लोग को मिलकर एक तरीके से टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी काम करना है, तब जाकर कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। एक अकेला व्यक्ति या इंडिविजुअल मैनेजमेंट करके कंपनी के गोल्स अचीव नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अच्छा, जब मैं कहती हूँ डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब क्या है दोस्त? डायनामिक का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अच्छा, क्यों मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कहा जाता है? इसमें क्या क्या बदलाव आते रहता है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे आजू बाजू जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सब है ना बदलते रहता है। आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी रिसेशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते रहती है। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट को इन चीजों से एडजस्ट करके चलना पड़ता है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, हर चीज में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते जा रहा है। मैनेजमेंट को उससे अडेप्ट करना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है, वरना कोई भी बिजनेस इसके बिना सक्सेसफुल नहीं बन सकता। इसीलिए मैनेजमेंट को डायनामिक कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके मुताबिक मैनेजमेंट भी अपने आप में बदलाव लाकर इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, अपने आप को बदलता है, चेंज करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते हैं मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। अगर मैं कहती हूँ इंटैंजिबल, तो इंटैंजिबल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, इसको हम कहते हैं इंटैंजिबल। क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो? क्या आप कह सकते हो ए वो देखो मैनेजमेंट जा रहा है? नहीं, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी कंपनी के सक्सेस से, कोई भी कंपनी के परफॉर्मेंस रिजल्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है या फिर बुरा है। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, उसको आप देख या टच नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट का जो भी रिजल्ट है, मैनेजमेंट की वजह से जो भी कंपनी में सक्सेस महसूस हो रहा है या जो कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, इससे आप मैनेजमेंट कितना अच्छा है या बुरा है ये जज जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा गए वो जमाने, गए वो दिन जब बिजनेस का मेन एम होता था प्रॉफिट। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा ना, तो बिजनेस करना मतलब बस पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, बाकी कोई चीज से हमें लेना देना नहीं है। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अगर मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस में यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। कौन से है वो 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ज्यादातर मैनेजमेंट जो है इन ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी का बेनिफिट, कंपनी का फायदा, कंपनी का प्रॉफिट, इसके ऊपर फोकस करता है। इसीलिए जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करती हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 सब क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सर्वाइवल, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट्स, एंड उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ग्रोथ। ठीक है,
तो जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करती हूँ तो सर्वाइवल सबसे पहले आता है। सर्वाइवल का मतलब क्या, कि भाई जब भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मार्केट में मेरे को टिकना है, भले उतने पैसे आए कि मेरा खर्चा निकल रहा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में मैं बिजनेस चला रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्वाइव करना, मार्केट में टिकना, कंपटीशन के सामने टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टिक जाते हैं देन पैसा कैसे कमाना है, प्रॉफिट्स कैसे अर्न करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। पैसा आना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू हो जाता है, तो कैसे ग्रो करना है, कैसे बड़ा होना है उसके ऊपर फोकस होता है। तो नए ब्रांचेस ओपन करने हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, नए मार्केट्स में एंटर करना है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है वो है आपका यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ ना तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मेन एम क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव का कभी भी आप याद रखना मेन एम होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए इसको ना सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, जहां पे हम सोसाइटी और उसमें रहने वाले लोगों का भला सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाना, अच्छी क्वालिटी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइसेस पे सप्लाई करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज में फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज, फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज, फ्री मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, ये चीजें देना। कोई भी ऐसा काम जिसमें बिजनेस सोच रहा है या मैनेजमेंट सोच रहा है कि इससे ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, समाज सेवा हो रही है, समाज का भला हो रहा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं जो कि है आपका यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका मेन एम क्या होता है या मेन पर्पस क्या होता है? तो मेन एम या तो पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, कि आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग आपकी कंपनी में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के बारे में या तो उनके बेनिफिट के बारे में यहाँ पे सोचना, तो उसको कहते हैं यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे वर्कर्स है, तो मैं कहती हूँ कि भाई वर्कर्स है, उनके जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन फ्री, वर्कर्स को ट्रैवल फैसिलिटी फ्री, वर्कर को रहने के लिए घर फ्री, उनको अच्छी यहाँ पे वेंटिलेशन या अच्छी लाइटिंग कंडीशन देना चाहिए, उनके लिए कैंटीन फैसिलिटीज होनी चाहिए, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई भी फैसिलिटी या कोई भी काम अगर आप वर्कर्स के वेलफेयर या उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हो तो इट इज नोन एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। आप इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंस को आप और एक नाम से कह सकते हो जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तो भी आपका आंसर वन एंड द सेम होगा। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, छोटे से छोटे बिजनेस में, बड़े से बड़े बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत है, बट ऐसा क्यों, काहे, कशाला? ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है तो इसका पहला कारण है कि मैनेजमेंट आपको मदद करता है टू अचीव ग्रुप गोल्स। तो भाई आपका जो भी ग्रुप गोल है, आपकी कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, आपके डिपार्टमेंट के जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स टारगेट है, वो अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम शुरुआत में बता चुके हैं, मैनेजमेंट का मेन एम, मेन पर्पस होता है या मैनेजमेंट का मतलब ही होता है टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मैनेजमेंट का मेन पर्पस ही वही होता है कि कंपनी या डिपार्टमेंट लेवल पे आप जो भी गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में सेट करो उसको मैनेजमेंट अचीव करने में या पूरा करने में मदद करता है। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। राइट, अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो कोशिश करता है कि हम अगर कोई भी काम को, कोई भी टास्क को अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हम यहाँ पे कर सके। जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लाना, सो दैट आप कॉस्ट कम करके मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सको। तो मैनेजमेंट यहाँ पे कोशिश करता है, एम्प्लॉयज को गाइड करता है, ट्रेन करता है इस तरीके से कि रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो, कम से कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम आउटपुट ला सके। थर्ड इंपॉर्टेंस कहता है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन।
देखो बेटा, चीजें तो बदलते रहती है। अब जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे, जो पिछले 10 साल में कितनी टेक्नोलॉजी बदली है। अब ये बदलती टेक्नोलॉजी को अपनाना, इनको सीखना, इनको समझना, इनको एक तरीके से इनसे अडेप्ट करना, एडजस्ट करना आसान नहीं होता है। हमें भी कितनी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी, बट चलो हम तो यंगस्टर्स हैं, हम तो जल्दी सीख जाता है। बट अगर हम अपने पेरेंट्स की या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो आज भी टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पा रहे। लेकिन क्या वर्कर्स अगर ये करेंगे तो चलेगा? अगर वर्कर्स कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं अपनानी, हमें अच्छी नहीं लग रही, तो क्या ये चलेगा? नहीं। इसीलिए मैनेजमेंट का काम होता है ये वर्कर्स को कन्विंस करना, उनको समझाना कि नई चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को सीखना, समझना, इनसे एडजस्ट करना, अडेप्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बदलती चीज़ों के साथ अपने आप को बदले और इनके साथ एडजस्ट करके चले, वरना सर्वाइव करना मार्केट में मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। देखो बेटा, कंपनी के तो ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स होंगे। कंपनी तो चाहेगी हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, हम ग्रो करें, हम एक्सपैंड करें, कंपनी के तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बट कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके भी तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनको भी प्रमोशन चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो कंपनी को ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के साथ साथ एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने में मदद करे, उनको गाइड करे कि कैसे वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट की बहुत सारे डिफरेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। वो कई तरीके से, जैसे अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्डेबल प्राइसेस पे देना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, ऐसे बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके एक तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर चाहे आप सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है। चलिए, अब हम जाते हैं बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट को 3 इंपॉर्टेंट एरियाज से यहाँ पे कंपेयर किया है। सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस, देन वी हैव मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देन वी हैव मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमें बेसिकली ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, तीनों है, या कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं मैनेजमेंट को साइंस के साथ, तो हम यहाँ पे फीचर्स ऑफ साइंस लेंगे और उसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। अगर ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट साइंस है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट साइंस नहीं है। सबसे पहला फीचर ऑफ साइंस है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अच्छा, मैं साइंस को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों कहती हूँ? साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। इसके डिफरेंट किताबें हैं, इसके डिफरेंट कोर्सेस है, इसके डिफरेंट डिग्रीज है, राइट। इसीलिए हम कहते हैं साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लेकिन अगर आप यही फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करोगे तो मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी अलग अलग किताब है। जैसे आप भी एक तरीके से मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, इसके ऊपर भी बहुत सारे डिग्रीज एंड कोर्सेस है, जैसे बीएमएस है, बीबीए है, एमबीए है, एमएमएस है, बहुत सारे डिग्रीज एंड कोर्सेस है। तो इसीलिए जो पहला फीचर ऑफ साइंस है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो फीचर मैनेजमेंट में भी यहाँ पे एक तरीके से मौजूद है। ठीक है। सेकेंड फीचर ऑफ साइंस कहता है कि जो साइंस है उसके प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। तो साइंस में हम जो भी थ्योरम्स बनाते हैं, जो भी हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, वो एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज करने के बाद, उसके रिजल्ट्स को चेक करने के बाद हम इसको एक तरीके से प्रिंसिपल्स के तौर पे बनाते हैं। वैसे ही चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। तो ये भी जो प्रिंसिपल्स है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, रिसर्च के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद यहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाते हो तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ह्यूमंस के ऊपर होता है। अब ह्यूमंस के ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके रिजल्ट्स कभी भी सेम या तो स्टैटिक नहीं आएगा, अलग अलग यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे।
तो इसीलिए यहाँ पे आप जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हो उसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट है, बट अगर आप ह्यूमंस के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उसके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप कहोगे कि ये फीचर पार्शियली मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा सा है और थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, थर्ड फीचर ऑफ साइंस की बात करें तो वो कहता है कि साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो ऑल ओवर द यूनिवर्स कहीं पे भी जाओ सेम टू सेम है। फॉर एग्जांपल H2O इज वाटर, तो इंडिया में भी वाटर है, जापान में भी वाटर है, चाइना में भी वाटर है, यूएसए में भी वाटर है, रशिया में भी वाटर है, हर जगह H2O इज वाटर। लेकिन ये चीज बेटा मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती ना। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो रिजल्ट्स है, उनके जो यहाँ पे इम्पैक्ट है या इफेक्ट है, वो हर जगह डिफरेंट होगा, क्योंकि वो सिचुएशनल है। हर जगह उसका जो रिजल्ट आता है अलग 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 आता है, क्योंकि ये चीजें आप ह्यूमंस के ऊपर कर रहे हो। तो हर जगह जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो पसंद है, नापसंद है, कल्चर है, डिफरेंसेस है, अलग अलग है मेरे दोस्त। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये फीचर ऑफ साइंस जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में पॉसिबल या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एक फीचर प्रेजेंट है, एक फीचर नहीं है, एक फीचर आधा आधा प्रेजेंट है। तो कंक्लूजन क्या होगा? क्या हम कह पाएंगे कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, या फिर मैनेजमेंट साइंस नहीं है? कंक्लूजन की अगर बात करूं तो कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है, जो आपको यहाँ पे समझना है। कंक्लूजन कहता है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस but not pure or exact science। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मैनेजमेंट को आप सोशल साइंस कह सकते हो, मैनेजमेंट को आप इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हो, बट मैनेजमेंट यहाँ पे प्योर या तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अगर एग्जाम में बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है क्या, तो जवाब होना चाहिए यस। अगर एग्जाम में पूछते हैं क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है, क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, नो। क्या मैनेजमेंट सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है, यस। तो कंक्लूजन है मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट प्योर और एग्जैक्ट साइंस, इट कैन बी कॉल्ड इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस। ठीक है, आगे जाते हैं जहां पे मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विद आर्ट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आर्ट के जो भी फीचर्स है क्या वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या फिर नहीं। पहला फीचर ऑफ आर्ट है कि आर्ट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सेम साइंस का पहला फीचर से मैच है, जैसे आर्ट में भी कोर्सेज है, किताबें हैं, वैसे मैनेजमेंट में डिफरेंट कोर्सेज एंड किताबें हैं। तो ये वाला जो फीचर है तीनों आर्ट साइंस प्रोफेशन में सेम है, और ये फीचर जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर कहता है कि आर्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि ड्रॉ रोज या ड्रॉ एन एप्पल या ड्रॉ एन मैंगो, अगर 5 जन है, 5 जन एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं, या 5 जन है जो मैंगो ड्रॉ कर रहे हैं, या 5 जन है जो रोज ड्रॉ कर रहे हैं, भले वो एप्पल मैंगो या रोज ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन सबका जो रोज है या सबका जो एप्पल है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आर्ट में सभी लोग सेम चीज को करते हैं, बट अपने ढंग से, अपना पर्सनल टच उसमें होता है। सेम चीज बेटा मैनेजमेंट में भी होती है। अगर दो व्यक्ति सेम चीज को मैनेज कर रहे हैं तो चीज को मैनेज करने का उनका जो ढंग है, जो तरीका है, वो अलग हो सकता है। इसीलिए ये फीचर ऑफ आर्ट भी मैनेजमेंट में मौजूद है। थर्ड फीचर कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जी हाँ, मैनेजमेंट जो है यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है, जैसे कि आर्ट को अगर आपको एक्सपर्टाइज बनना है, जैसे अगर आपको डांस में एक्सपर्टाइज बनना है, म्यूजिक फॉर्म में एक्सपर्टाइज बनना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्टाइज बनना है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस एंड अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगती है। वैसे ही अगर आप मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज पाना चाहते हो तो इसमें भी एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे, जितने साल तक करोगे, हर साल आप बेहतर बनते जाओगे। तो ये फीचर ऑफ आर्ट भी एक तरीके से मैनेजमेंट में मौजूद है, राइट। इसीलिए हम कह सकते हैं तीनों फीचर ऑफ आर्ट जो यहाँ पे है वो मैनेजमेंट में मौजूद है। हेंस वी कैन कंक्लूड मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और इसमें नो इफ, नो बट, ओनली यस। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब हम लास्ट चीज से मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे, जो कि है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अगर हम प्रोफेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे।
पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन है कि इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज बोलो, बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज बोलो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलो, सब कुछ सेम टू सेम चीज है। प्रोफेशन अगर कोई भी आप बात करो, सीए है, सीएस है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशंस है। तो प्रोफेशंस में यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उनकी किताब होती है, उनका कोर्स होता है जो आपको कंप्लीट करना है। सेम मैनेजमेंट में भी होता है, उसकी भी किताबें हैं, उसके भी कोर्सेज है जो कंप्लीट आपको करने हैं। ठीक है, तो ये फीचर ऑफ प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट में मौजूद है। उसके बाद अगर हम सेकेंड फीचर पे जाएंगे, वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डॉक्टर, सीए या फिर लॉयर या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनने की जो डिग्री है, जो एग्जाम्स है, वो आपको पास करनी है। जैसे कि आपके पास एमबीबीएस है या बीएचएमएस है, बीएएमएस है, एमडी है, ये डिग्रीज मिलने के बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हो। बट ये चीज बेटा मैनेजमेंट में नहीं है। आज अगर आपको कोई कंपनी में एक मैनेजरियल पोजीशन चाहिए या आपको ये कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हो, तो अभी तक ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके पास एमबीए की डिग्री कंपलसरी होनी ही चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में जाके ये आगे हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आजकल इसको मैंडेटरी कर चुकी है, बट हर जगह ये कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे ये फीचर ऑफ प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। हो सकता है आगे जाके हो, बट अभी नहीं है। ठीक है, थर्ड फीचर ऑफ प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अच्छा, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया में लॉयर्स की बात करें तो उनका एक एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो उनके लिए आईसीएआई है। कंपनी सेक्रेटरीज की बात करें तो उनके लिए आईसीएसआई है। तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल्स है उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल का एसोसिएशन है, ग्रुप होता है जहाँ पे इनके जो भी डिसीजंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, चीजें बनती है। बट ऐसा कोई एसोसिएशन मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, आज मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन है जिसको आप AIMA कहते हो, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन इसमें मेंबरशिप लेना, इसका हिस्सा होना, अगर आप मैनेजर हो तो इसका पार्ट होना या मेंबर होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मन है आप मेंबर बन सकते हो, नहीं है तो नहीं बन सकते हो, बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं चलता। अगर आप लॉयर हो तो यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। तो फिलहाल ये फीचर ऑफ प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। आगे जाके होगा तो पता नहीं, बट फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। पहली चीज, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब डूज एंड डोंट्स। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर हो तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक लॉयर हो तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इनके जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सारे मेंबर्स को ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी या कंपलसरी है। फिलहाल अगर मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई एसोसिएशन ही नहीं है जो कंपलसरी है, तो उनके लिए कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं हो सकता जो कंपलसरी है। और इसीलिए ये फीचर ऑफ प्रोफेशन भी फिलहाल अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका यहाँ पे सर्विस मोटिव। देखो बेटा, अगर आप प्रोफेशन की बात करोगे तो प्रोफेशन का मेन मोटिव या मेन पर्पस क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको एक्सपर्टाइज सर्विस दो। ये सर्विस मोटिव से लोग यहाँ पे प्रोफेशन में जाता है। लेकिन मैनेजमेंट का मोटिव क्या है? मैनेजमेंट का मोटिव था कंपनी के गोल्स एंड टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, राइट? तो प्रोफेशन का मोटिव और मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो डिफरेंट है। मैनेजमेंट कभी भी सर्विस मोटिव से नहीं आता। मैनेजमेंट का मोटिव होता है कंपनी जो भी गोल्स एंड टारगेट सेट करेगी हमको उसको अचीव करना है या फिर पूरा करना है। तो ये फीचर भी फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। आज अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के मेजॉरिटी जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि मैनेजमेंट आगे जाके प्रोफेशन बन सकता है। इसीलिए हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन आएगा मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट on the path of becoming a profession। तो भाई मैनेजमेंट आज तो प्रोफेशन नहीं है, बट कल उठ के आगे जाके वो प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट को 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन से कंपेयर किया, साइंस, आर्ट एंड
प्रोफेशन। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी आपका टोटल मैनेजमेंट है उसको हम 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका टॉप लेवल, फॉलोड बाय मिडिल लेवल एंड लास्ट में आता है आपका ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल या तो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो भी लेवल्स बनाए जाते हैं, जैसे टॉप लेवल कौन, मिडिल लेवल कौन, लोअर लेवल कौन, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है वो टॉप लेवल है, जिसके पास उससे कम अथॉरिटी है वो मिडिल लेवल पे है, जिसके पास उससे भी कम अथॉरिटी है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। एम्प्लॉयज जो है उनके पास बिकॉज डिसीजन मेकिंग पावर या तो अथॉरिटी नहीं होती, तो एम्प्लॉयज यहाँ पे हमेशा बेस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बनता है, वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे नहीं आता। टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी लेवल पे डिसीजंस लेते हैं। कंपनी लेवल पे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, कंपनी का वेलफेयर देखना, कंपनी का सर्वाइवल देखना, लियासन विद द आउटसाइड वर्ल्ड करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देना, ये सारा जो काम है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसमें लोग जैसे सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद जब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे जनरली जो आपके डिपार्टमेंटल हेड्स है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ये सारे लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये कंपनी लेवल पे डिसीजन नहीं लेते बट सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे डिसीजन लेते हैं। तो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना, टॉप लेवल जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लोअर लेवल मैनेजमेंट तक टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें पहुंचाना, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेटर है। उसके अलावा अपने डिपार्टमेंट्स को में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, अपने डिपार्टमेंट्स के टारगेट सेट करना, ये सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद अगर मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको आप ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हो, अगर उसकी बात करूं तो यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स या तो एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टेड है। तो वर्कर्स का वेलफेयर देखना, उनकी सेफ्टी देखना, उनके अगर कोई भी ग्रीवियंसेस है, तकलीफें है, प्रॉब्लम है तो उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको जो भी काम या इंस्ट्रक्शंस देता है उसको फॉलो करना या तो वर्कर्स से करवा के लेना, ये सारा काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सीक्वेंस में याद रखना इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में कैसे याद रखोगे तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि है POSDC। ठीक है, POSDC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो बेटा प्लानिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पे हम कल के लिए मतलब बीते हुए कल के लिए या आज के लिए प्लान नहीं करते। हम जब भी प्लान करते हैं तो आने वाले कल के लिए, आने वाले समय के लिए हमेशा प्लान करते हैं। प्लानिंग डिसाइड करता है इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। तो कंपनी जैसे गोल्स एंड टारगेट सेट करती है तो हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मैनेजर्स प्लान करते हैं कि अगर हमारे ये टारगेट्स है, अगर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है तो इसको पूरा कैसे किया जाए, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन ये काम करेगा जिससे हम कंपनी के गोल्स एंड टारगेट्स को पूरा कर पाए। प्लानिंग करने के बाद हम सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे जाते हैं जो कि है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब या तो पर्पस क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन एम होता है कि प्लानिंग के मुताबिक जो भी हमने काम यहाँ पे डिसाइड किया है उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जैसे मेन मटेरियल, मशीनरी, इन चीजों को अरेंज करना, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो काम कैसे करोगे। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना कि भाई हमारे कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या क्या डिफरेंट यहाँ पे पोजीशंस होगी। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम थर्ड फंक्शन के ऊपर जाते हैं जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग का काम होता है कंपनी में जो भी रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज है, उनको लाना। तो हमने ये तो कह दिया कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसमें एक मैनेजर होगा, उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर होगा और 5 एम्प्लॉयज होंगे। तो मैनेजर कौन होगा, असिस्टेंट मैनेजर कौन होगा, तो राइट एम्प्लॉय एट द राइट प्लेस या राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो लोगों का इंटरव्यू लेना, उनको रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना और उनको सही पोजीशन देना, ये स्टाफिंग का काम होता है। स्टाफिंग जैसे लोगों को लेकर आता है तब एक्चुअल काम की शुरुआत होती है डायरेक्टिंग से, इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन।
डायरेक्टिंग में जो भी मैनेजर्स है वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी प्लानिंग है जिसमें बताया गया है कौन कब कहाँ क्या करेगा, तो हम वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे। अच्छा, काम करते करते अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं। तो डायरेक्टिंग मेन उनका काम होता है लोगों से काम करवा के लेना, लोगों को टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे लेकर जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मेन काम होता है कि जो प्लानिंग है वो यहाँ पे सही तरीके से फॉलो हो। कहीं पे भी लग रहा है कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही है, कोई तो गड़बड़ है, कोई तो घोटाला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो तब कंट्रोलिंग यहाँ पे बीच में आता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्या है, फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करता है सो दैट चीजें प्लान के मुताबिक चले और यहाँ पे चांसेस कि हम अपने गोल्स को पूरा कर पाए ये बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट जो कि है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कोऑर्डिनेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन का काम ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इस सारे काम को, सारे एक्टिविटीज को एक साथ लाना, सिंक्रोनाइज करना, एक तरीके से जोड़ना सो दैट सारी चीजें एक साथ एक समय पे टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी चले, ना कि हर चीजें अलग अलग डायरेक्शन में चले। तो कोऑर्डिनेशन चीजों को सिंक्रोनाइज करता है या तो एक तरीके से जोड़ता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन और इलैबोरेट। तो कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? बेसिकली इसके 3 कारण है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चाहे आप प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो या कंट्रोलिंग करो, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते वक्त कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी रिक्वायर्ड होता है। तो टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल को भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, लोअर लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल मिडिल लेवल को प्लान बताएगा, मिडिल लेवल लोअर को बताएगा, लोअर वर्कर को बताएगा, तो सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेशन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी रिक्वायर्ड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो कंपनी सक्सेसफुल बनना या कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि इसके बिना मैनेजमेंट का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला फीचर कहता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स मतलब एक तरीके से जोड़ना। तो एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इन सभी लोगों के काम को, एफर्ट्स को, इन सभी लोगों की चीजों को या एक्टिविटीज को एक साथ जोड़कर टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी लेके जाना, ये काम किसका है? तो ये काम कोऑर्डिनेशन का है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी इन एक्शन। जैसे मैंने बताया कि कंपनी में डिफरेंट लोग बेटा डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म करता है, तो इनमें यूनिटी लाना। ऐसे नहीं होना कि एक व्यक्ति राइट जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति लेफ्ट जा रहा है, सबके गोल्स अलग अलग है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम भूल ही गए, ये चीज ना हो, ये कोऑर्डिनेशन हमेशा ध्यान में रखता है। राइट, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन एक तरीके से मैनेजमेंट का हिस्सा है, बिकॉज मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलते रहता है तो कोऑर्डिनेशन भी एक तरीके से कंटिन्यूअसली चलते रहता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब इसको पर्पसली करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन हो नहीं जाता, सारे मैनेजर्स को मिलकर कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि चीजें कोऑर्डिनेटेड चले, कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें चले। राइट, नेक्स्ट है ऑल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। देखो बेटा, एक चीज समझो, एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। जब सारे डिपार्टमेंट, सारे मैनेजर, सारे काम कोऑर्डिनेशन से चलेंगे तब जाकर कंपनी के ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, क्योंकि वो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मौजूद होता है। इसलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। राइट, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन।
इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि भाई कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। अच्छा, कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा। देखो बेटा, पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है क्योंकि आजकल जो कंपनीज है वो ग्रो होते जा रही है। तो बड़ी कंपनीज है, जितनी बड़ी कंपनीज उतने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स। तो अब इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट्स अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबका एकजुट होके टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी काम करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, देखो बेटा, एक चीज को तो सबसे पहले आप समझो, कोऑर्डिनेशन तभी चाहिए जब एक से ज्यादा लोग एक चीज पे काम कर रहे हैं। अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन किससे करेगा, राइट। एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं। अब ये जो है अलग अलग चीज में स्पेशलिस्ट होता है। जैसे मार्केटिंग का एक्सपर्टाइज है, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति है तो मार्केटिंग एक्सपर्ट होगा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स का एक व्यक्ति है तो वो उसमें एक्सपर्ट होगा। अच्छा, फाइनेंस का एक व्यक्ति है तो उसमें एक्सपर्ट होगा। तो सभी लोग को लगता है भाई मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं जो बोलूं वो सही। बट आपके अकेले से तो कंपनी के गोल्स अचीव नहीं होंगे। जब आप सब मिलकर कंपनी के गोल्स के लिए काम करोगे तब तो गोल्स अचीव होंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा, आज के तारीख में हर एक एम्प्लॉय की स्पेशलाइजेशन होती है। हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर चीज को रिपीटेटिवली करता है और उसमें एक्सपर्टाइज मिल जाती है। तो स्पेशलाइजेशन होने के कारण काफी बार ऐसे होता है कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हो और बाकी ओवरऑल गोल्स को आप भूल जाते हो, जो कि चलेगा नहीं। एज एन एम्प्लॉय आपका मेन एम होना चाहिए कंपनी के गोल्स को पूरा करना, ना कि सिर्फ अपने काम को देखना। इसीलिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 3 रीजंस है कि आज के तारीख में कोऑर्डिनेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है और उसका जो फटाफट रिवीजन सेशन है वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भले शॉर्ट में बट सारे क्वेश्चंस को इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको रिवीजन करने में यहाँ पे मदद जरूर मिलेगी। दोबारा हम नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। वापस हम जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।